आज के हमारे लेक्चर में हम अब तक जो पढ़ के आए थे उसमें q इक्वल टू 0 था। मतलब मेरे पास जो स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कांस्टेंट कोफिशिएंट थे जो मैंने लिखा था a0 dny ओवर dxn प्लस a1 dn माइनस 1y dxn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2y dxn माइनस 2 और लास्ट तक इसको लेके गए थे तो ये आ गया था a_n_y इक्वल टू, अभी तक मैंने यहाँ पर 0 लेके किया था, लेकिन अब मैं जब स्टैंडर्ड फॉर्म रखता हूँ तो मैं यहाँ q या मैं कहता था कि सम फंक्शन ऑफ x। अभी इससे पहले वाला जितने भी हमने पार्ट किया था क्वेश्चंस में उसमें q को अज्यूम किया था इक्वल टू 0 या q उसमें 0 ही था क्वेश्चन में। तो हमारे पास जब उसका आंसर आया था तो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन का पहला पार्ट आया था ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला था जब हमारे पास ये q इक्वल टू यहाँ पर 0 था। इसका मतलब जब q इक्वल टू 0 था तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो थी वो हमारी किस में रिड्यूस हो जाती थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, सहायक समीकरण में। जब मैं इस इक्वेशन को अगर सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा तो सिंबॉलिक फॉर्म में मेरे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, dn a0 dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 अप टू an y इक्वल टू सम जो भी आपका फंक्शन ऑफ q। जब हम ऑक्सिलरी इक्वेशन कहते थे तो दिस इज इक्वल टू 0 बिकॉज y इज नॉट इक्वल टू 0, तो हम ये कहते थे a0 dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 अब टू हम लास्ट तक जाते थे तो यहाँ आता था an, दिस इज an इक्वल टू 0। ये इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी तो हम यहाँ से फाइंड आउट करते थे d। ये d इसलिए फाइंड आउट करते थे कि जैसे ये n घात की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसके n डिस्टिंक्ट आपके पास रूट्स होंगे, हो सकते हैं रूट्स इक्वल हो अनइक्वल हो, रूट्स रियल है या आपके पास इमेजनरी है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग हम CF निकालते थे ओनली, क्योंकि ये पार्ट इक्वल टू 0 है। अब ओरिजिनल इक्वेशन में हमारे पास अगर ये 0 है तो हमारे सॉल्यूशन का पार्ट ओनली यही रहेगा, लेकिन आज हम वो पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, विशेष समाकलन कैसे निकाला जाता है। अगर q कोई फंक्शन ऑफ x आपके पास है वो किस टाइप में हो सकता है, q के कितने प्रकार से लिख सकते हैं। q जो है वो आपका e⁻ax हो, फंक्शन ऑफ x हो गया, या q जो हो वो आपके पास sin ax और cos ऑफ ax और सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan x sec x cos x cot x आइदर, और जो भी आप लिख सकते हो। या q आपके सम पॉलिनोमियल ऑफ x हो यानी x⁻n, और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं x प्लस 1। सपोज कीजिए q आपको इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या हो सकता है, q आपके पास e⁻ax sin ax के रूप में दिया हुआ, दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। इस टाइप से ये q के आपके पास बहुत सारे नेचर्स आपके पास आते चले जाएंगे, और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास pi निकालने का क्या क्या मेथड होगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं व्हेन q इक्वल टू e⁻ax, यानी जो हमारे पास q जो है वो फंक्शन ऑफ x अगर इस रूप में है तो उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखा जाता है। बाकी जो हम पहले पढ़ते हुए आए उससे हम इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेंगे। सहायक समीकरण जैसी पता होगी हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, और d की वैल्यू अगर यहाँ n है तो n d की वैल्यू आएगी तो हम CF उसका इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं जब आपके पास q जो है वो e⁻, इस वाले रूप में अगर है तो दिस इज dxn-2 और ये y इक्वल टू दिस, जहाँ पर a0 an वेयर a0 a1 a2 an आर आर्बिट्री कांस्टेंट्स and q is any function of x, ठीक है। और सिंबॉलिक फॉर्म में मैंने अभी आपको लिख के बता ही दिया था। सिंबॉलिक फॉर्म में ये था a0 dn प्लस a1 dn माइनस 1 प्लस a2 dn माइनस 2 अप टू लास्ट चलते हैं an y इक्वल टू सब फंक्शन ऑफ q, ठीक है। इस चीज़ को मैं लिखता हूँ फंक्शन ऑफ dy इक्वल टू q।
ठीक है, ये इक्वेशन मेरे पास आ गई 1, इक्वेशन नंबर 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, जिसको कि मैंने एक्चुअल में क्या लिखा है, इसी को ही लिखा है। पहले मैंने इस इक्वेशन को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, फिर इस पूरे पार्ट को मैंने कह दिया फंक्शन ऑफ डी, और ये आपके पास ऐसा जा रहा है इक्वेशन नंबर 1। हम अगर मान लें कि इसका एक पार्ट जो आपके पास सॉल्यूशन है वो अभी हमने माना था y, लेट दी CF ऑफ इक्वेशन 1 बी कैपिटल Y में मान लेता हूँ, ठीक है, एंड y इक्वल टू u इज पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ 1। देखिए, एक तो मैंने CF माना, एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन। जब मैं y इक्वल टू u पर्टिकुलर सॉल्यूशन मान रहा हूँ तो मेरे पास ये इक्वेशन नंबर जो 1 है वो कैसे रिड्यूस हो जाएगी, जहाँ मेरा y आ रहा है उसकी जगह मैं u रख दूंगा। दिस इज इक्वल टू q, दिस इज इक्वल टू q। अब मेरे को ये पता है कि अगर मेरे पास इन्वर्स ऑपरेटर यूज़ करूँ तो जैसे मैंने f ऑफ d लिखा था, अगर इसका मैं इन्वर्स ऑपरेटर की बात करता हूँ, इन्वर्स ऑपरेटर जिसको कि मैं लिखूँगा 1/f ऑफ d, तो मैं इसको इस टाइप से लिख रहा हूँ, f ऑफ d एफ डी यू इक्वल टू एफ डी एंड क्यू। जब इसको सॉल्व करूँगा तो ये तो मेरे पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू यू, जो कि मैंने माना था u इक्वल टू क्या आ रहा है 1/f(d) और q। अब मेरा q यहाँ पर जो अगर मैं कहता हूँ e⁻ax का है या जो भी है, तो अभी तो हम ये बात कर रहे हैं कि मेरे पास ये u की वैल्यू भी निकल के आ गई, ठीक है, u की वैल्यू निकल के आ गई। और मैंने ये किसका माना था, CF जो था वो कैपिटल Y भी मैंने अभी कहीं माना था ना, लेट CF इक्वेशन 1 इज ये रहा कैपिटल Y। तो मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ 1 इज क्या हो जाएगा, CF प्लस PI। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू PI, दिस इज इक्वल टू PI और U इक्वल टू PI, ठीक। तो ये मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा y प्लस यू, जो भी मेरे पास वैल्यूज निकल के आएगी। तो जब पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं तो वो हमारे पास कांस्टेंट से बिल्कुल मतलब उसमें एक भी कांस्टेंट नहीं आएंगे, जबकि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में हमारे पास जो आते हैं वो कांस्टेंट भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यानी पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो कांस्टेंट फ्री हमारे पास आएगा, यानी फंक्शन ऑफ x के रूप में हमारे पास आएगा। अब हम बात करते हैं जब हमारा q जो है वो पहला केस है, जब हमारे पास q जो है वो किस रूप में हम ले रहे हैं। देखिए, स्टैंडर्ड केसेस ऑफ पर्टिकुलर इंटीग्रल, स्टैंडर्ड केस है ये। जैसे मैं केस नंबर 1 की आज डिस्कस करेंगे। केस नंबर 1 में क्या है, 1/f ऑफ d e⁻ax, जो अभी मैंने लिखा था ना, u इक्वल टू जो हमने लिखा था, दिस इज इक्वल टू 1/f ऑफ a e⁻ax। कंडीशन है इसमें इफ f ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर f ऑफ a इक्वल टू 0 हो गया तो फिर तो सारा इन्फिनिटी कट जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इसमें सीधा सीधा क्या हो रहा है, हम सीधा सीधा कर रहे हैं पुट d इक्वल टू सिंपली a से रिप्लेस कर रहे हैं। सपोज कीजिए इफ f ऑफ a इक्वल टू 0 हो जाए, मीन्स केस फेलियर की स्थिति अगर आपके पास आती है, केस फेलियर अगर होता है तो इस इक्वेशन को किस टाइप से सॉल्व हम करते हैं। तो ये जो आपके पास होगा 1/f ऑफ d e⁻a ऑफ x, जब हम यहाँ d को a से रिप्लेस करेंगे और ये आपके f ऑफ a जो है वो 0 हो जाएगा, तो हम इसको कैसे करेंगे, x 1/d/d, यानी हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d, किसको, f ऑफ d को। f ऑफ d मेरे पास क्या है, जो भी मेरे पास उसके फैक्टर्स होके निकलेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के वो है, और यहाँ e⁻ax, ठीक है। अब ये नहीं है कि आपके पास केस फेलियर एक बार ही हो, केस फेलियर एक से ज़्यादा बार भी हो सकता है। सपोज कीजिए पहली बार हो रहा है तो मैं ये करूँगा,
लेकिन अगर वापस से मेरे पास यहाँ पर अगेन एफ ऑफ ए फिर से जीरो हो जाता है, एफ ऑफ ए अभी तो डी में निकलेगा, फिर मुझे वापस डी इक्वल टू ए रखना पड़ेगा, तो एफ ऑफ ए अगेन अगर होता है तो यानी सेकंड के फेलियर में, यानी सेकंड फेलियर में ई रेस टू द पावर एक्स को मैं क्या लिखूँगा, एक्स रेस टू द पावर 2 डी डी एफ ऑफ डी फैक्टोरियल 2 ई रेस टू द पावर ए एक्स। व्हेन फेलियर, केस फेलियर 2 टाइम्स, अगर ये 3 टाइम्स होता है, वापस से हम अगर करते हैं एफ इसको डिफ्रेंशिएट किया और डी की वैल्यू को हमने ए से रिप्लेस किया, फिर से अगर ये 0 होता है तो मैं यहाँ देख रहा हूँ थर्ड टाइम मेरे पास ये आ रहा है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फैक्टोरियल 3 आ रहा है, डी बाई कैपिटल डी ऑफ एफ डी ई रेस टू द पावर ए एक्स, थर्ड टाइम केस फेलियर। इसका मतलब अगर एन टाइम्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास ये सीधा सीधा आ जाएगा एक्स रेस टू द पावर एन डी बाई डी ऑफ एफ डी फैक्टोरियल एन ई रेस टू द पावर ए एक्स। अब मेरे पास कितनी बार केस फेलियर होता है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ एन कर दूंगा एक्स की पावर पे, और यह फैक्टोरियल एन करके यहाँ मेरे पास फाइनली क्या होता है डिफ्रेंशिएट होके, क्योंकि ये लास्ट में बिल्कुल जीरो नहीं आएगा, आपके पास कुछ कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। ठीक है, तो केस फेलियर में आपको ये ध्यान रखना है कि जब फर्स्ट टाइम केस फेलियर हो रहा है तो मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है एफ डी को, और एक एक्स ऊपर मेरे पास आ जाएगा एक्स विथ फैक्टोरियल 1, ठीक, फर्स्ट डिफरेंशियल, एक्स विथ फैक्टोरियल 2 सेकेंड डिफरेंशियल, d2 है, ये देखो यहाँ गड़बड़ हो गई ना, d2 बाई डी, ठीक है, यहाँ 3 टाइम्स होगा, इसे भी तो 3 टाइम्स करना पड़ेगा ना, सेम करते जाओगे तो रिपीट ही रिपीट होता जाएगा। मेन तो हमें इस एफ डी से, तो जैसे डी क्यूब है तो हम 3d स्क्वायर लाएंगे, सेकंड टाइम करेंगे तो फिर हमारे पास 6d आ जाएगा, तो d की जैसी वैल्यू रखेंगे वो 0 हो रहा है नहीं हो रहा है वो चेक करेंगे। तो केस फेलियर वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें तो हम डायरेक्टली वैल्यू एक ही रख के हम डायरेक्टली इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो अब इस पर एक तो हम अगर प्रॉब्लम करेंगे तो हमको ये चीज़ सही समझ में आएगी कि ये सॉल्यूशंस कैसे होते हैं इन क्वेश्चंस के। अब एक दो आपको एग्जांपल्स देते हैं जिसमें सब टाइप के क्वेश्चन आपके पास आ जाए, केस फेलियर का भी आ जाए और दूसरे वाले क्वेश्चन भी हो जाए। तो देखिए मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन ढूंढता हूँ, इसमें पहले तो आसानी क्वेश्चन लेता हूँ, और अभी मैं पहले आपको ऑपरेटर बता चुका हूँ, फिर भी एक क्वेश्चन में आपको ऑपरेटर बनाना बताता हूँ। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई रेस टू द पावर 5 ऑफ x। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर चेक कर लेते हैं बुक से, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू ई रेस टू द पावर 5x, दिस इज 5x। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। नाउ जो गिवन इक्वेशन है उसको हमने क्या कहा था, सबसे पहले सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा d2 माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई रेस टू द पावर 5x। ठीक है, नाउ ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। अभी y नहीं आएगा, इक्वल टू 0। अब इसका अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो मेरे पास देखिए फैक्टर आ रहे हैं d माइनस 1 d माइनस 2 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज d इक्वल टू 1 एंड 2। इसका मतलब मेरे पास जो रूट्स आए वो दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट है, यानी भिन्न है और रियल है। तो इसका CF में किस टाइप से निकालूंगा, CF इज C1 ई रेस टू दी पावर m1x। m मेरे पास यहाँ पर क्या आ रहा है 1 है, तो ये x लिख दूंगा। C2 ई रेस टू दी पावर m2x, m2 का मतलब 2x। दिस इज द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इसको इक्वेशन नंबर में 2 दे देता हूँ। नाउ अब हम निकालते हैं PI क्या होता है, देखिए PI इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ d ई रेस टू दी पावर ax। इसको मैं क्या लिखता था, f ऑफ a ई रेस टू दी पावर ax। ठीक, f ऑफ d क्या चीज़ है, आइदर दिस और दिस, जो भी आप रखना चाहो। तो मैं यहाँ पर d माइनस 1 d माइनस 2 के रूप में भी रख देता हूँ, और ई रेस टू दी पावर ax मैंने यहाँ रखा। देखते हैं केस फेलियर वाला हो रहा है क्या सिस्टम। ई रेस टू दी पावर
ए एक्स नहीं, ई रेस्ट टू दी पावर मेरे पास है 5, ई रेस्ट टू दी पावर मेरे पास है 5, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, डी को सिंपली रिप्लेस किससे करना है, ए से, ये मैंने बताया था। तो यहाँ पर ए आपके पास कितना है, हियर ए इक्वल टू कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 1, 5 माइनस 2 ई रेस्ट टू दी पावर 5x, दिस इज इक्वल टू 4 3 12, 1/12 ई रेस्ट टू दी पावर 5x, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI, यानी इक्वेशन नंबर 2 प्लस इक्वेशन नंबर 3। दिस implies C1 e raised to the power x plus C2 e raised to the power 2x plus 1/12 e raised to the power 5x. This is the complete solution of equation number 1. तो देखिए ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन जब मैंने निकाला है, इसमें देखिए कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, जब विशेष हल निकालते हैं हम, विशेष समाकलन, तो उसमें कोई भी आपके पास कांस्टेंट वाली टर्म नहीं होती है, ये आपके पास इस टाइप में आएगा। ये इक्वेशन आपके पास होगी सॉल्व। अब थोड़ा सा इसमें और क्वेश्चन लेते हैं जिसका लेवल थोड़ा डिफ़िकल्ट हो या जिसमें केस फेलियर हो रहा हो, वो थोड़ा क्वेश्चन और लेके देखते हैं अपन। यानी इस क्यू से आपको पता लग जाएगा कि आपका मेथड लगाना कौन सा है, ठीक है। कांस्टेंट कोफिशिएंट की इक्वेशन आप पहचान ही लोगे कि dy/dx के साथ आपके पास सारे न्यूमरिक कांस्टेंट्स होने चाहिए, जब भी तो कोफिशिएंट आपके पास कांस्टेंट होंगे। जरूरी नहीं न्यूमरिक को, आपके पास a b एल्जेब्रिक भी आ सकता है। चलिए अब मैं थोड़ा क्वेश्चन देखता हूँ कोई। देखो ये है आपके पास, अब मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देता हूँ डायरेक्ट। डी स्क्वायर प्लस 2PD प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर ax। ये आपको इक्वेशन दी हुई है। सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। डी स्क्वायर प्लस 2PD प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर y इक्वल टू ई रेस्ट टू द पावर ax। तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है, डी स्क्वायर प्लस 2PD प्लस पी स्क्वायर, मैं एक टर्म लिख दूँ, प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0, लिख सकता हूँ ना इसको ऐसे। तो ये मेरे पास क्या बन गया, डी प्लस पी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस क्यू का स्क्वायर। इसको उधर ले जाऊँगा तो यहाँ से मेरे पास क्या आ रही है, डी प्लस पी इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा क्यू, प्लस माइनस आयोटा क्यू। तो यहाँ से मेरे पास डी की वैल्यू सीधी सीधी आ गई, माइनस पी प्लस माइनस आयोटा क्यू, यानी दो घात के मेरे पास अवकल समीकरण थी, दो इसके रूट्स निकल गए, बोथ रूट्स आर यानी पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स पेयर में आ गए। तो यहाँ से मैं इसका अगर CF लिखूँगा तो वो क्या हो जाएगा, ई रेस्ट टू द पावर एल्फा, एल्फा मेरे पास है माइनस का p, तो माइनस px C1 cos ऑफ qx प्लस C2 sin ऑफ qx। दिस इज द CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मैंने निकाल लिया, ठीक है। अब PI मेन है आपके पास, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, 1/, मैं एज सच इसको ही लिख रहा हूँ क्योंकि f ऑफ d तो यही है ना, 2PD प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर a ऑफ x। यानी मेरे पास जो d है उसको रिप्लेस ओनली a से करना है, मुझे a से मुझे करना है। तो मैं अगर इसको यहाँ चेंज करता हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2AP प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर ax। अगेन ये वाली चीज़ आपके पास क्या बन रही है, 1/a प्लस पी का होल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई रेस्ट टू द पावर ax। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल एंड दिस इज द CF। तो हैंस द कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF प्लस PI एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो गया, ई रेस्ट टू द पावर माइनस px C1
cos of qx प्लस c2 sin of qx प्लस ये टर्म ऐसा आ जाएगी. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. चलिए अब थोड़ा चेंज करते जाते हैं. आवश्यक नहीं है आपको इसी रूप में दिया हुआ हो क्यू. लॉग में भी दे सकते हैं क्योंकि ई रेस्ट टू दी पावर एक्स का जो है लॉग के साथ क्या रिलेशन है उसमें कैसे चेंज कर सकते हैं. ये आपके पास देखिए अच्छा है ये क्वेश्चन. थोड़ा ये है डी स्क्वायर. मैं ऑपरेटर में लिख रहा हूँ क्योंकि इसको ज़्यादा चेंज करने में टाइम नहीं खराब हो. हमारा एम है आपको राइट हैंड साइड का क्यू को. अब देखिए क्यू आपको दिया हुआ है ए रेस्ट टू दी पावर एक्स. हम ये चीज़ तो जानते हैं ई लॉग एफ ऑफ एक्स को मैं एफ ऑफ एक्स कह सकता हूँ. ठीक है. इसका मतलब अगर ए रेस्ट टू दी पावर एक्स है इसको क्या मैं ई लॉग ए एक्स और एक्स अगर बाहर ले लूँ तो क्या मैं ई रेस्ट टू दी पावर एक्स लॉग ए ये लिख सकता हूँ. मेरे को ए रेस्ट टू दी पावर एक्स को इस रूप में लिखना है. क्या लिख सकते हैं क्या? अगर लिख सकते हैं तो मेरी इक्वेशन पहले ही मैं चेंज कर लेता हूँ. ये मेरी चेंज हो गई ई रेस्ट टू दी पावर एक्स. अब यहाँ ए जो है ना वो बन गया लॉग ऑफ ए. ये मेरे पास है डी स्क्वायर माइनस 1y. ठीक है. तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इसकी क्या हो गई इज डी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0. तो डी इक्वल टू आपके पास कितना आ गया प्लस माइनस का 1. तो सी एफ इज c1 e raised to the power x plus c2 e raised to the power minus x. This is equation number 1. This is equation number 2. Now pi कैसे निकालते हैं? 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 e raised to the power x log of a. ठीक है. तो यहाँ मुझे डी स्क्वायर यानी डी स्क्वायर की जगह मुझे इसका स्क्वायर करना है. तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन ई रेस्ट टू दी पावर एक्स लॉग. इसकी जगह तो वापस ए एक्स में रख दूंगा. यहाँ पर मेरे पास चेंज होके क्या आएगा डी की जगह आ जाएगा लॉग ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 1. और इस पूरे की जगह वैल्यू को वापस यहाँ से अगर मैं रखूँगा ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है ई रेस्ट टू दी पावर ए एक्स. दिस इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ ए का स्क्वायर माइनस 1 ई रेस्ट टू दी पावर ए एक्स. इक्वेशन नंबर 3. नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई. This is equation number 2 plus equation number 3. This implies c1 e raised to the power x plus c2 e raised to the power minus x plus this is the required solution. तो इसमें ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है कि पहले इसको आप इस रूप में ले आओ क्योंकि अभी तक हमने ई रेस्ट टू दी पावर एक्स वाला ही क्यू वाला पार्ट पढ़ा है जो फंक्शन ऑफ एक्स है. फिर उसमें हमने इसको इस टाइप में चेंज किया और इस टाइप में चेंज करते देखिए ई रेस्ट टू दी पावर ए एक्स वाली फॉर्म आ गई जहाँ पर ए मेरे पास है लॉग ऑफ ए. तो मैंने डी को किससे रिप्लेस किया था लॉग ऑफ ए से. ये लॉग ऑफ ए आ गया ना इसको स्क्वायर हो गया और इसको हमने सॉल्व कर लिया. अब आपको क्वेश्चन बताता हूँ जिसमें केस फेलियर में मैंने बताया था कि डिफरेंशियल इसको करना और कितनी बार आपको करना पड़ेगा. एक बार हुआ है अगर केस फेलियर तो एक बार ही डिफरेंशियल करना है और 2 बार होगा तो 2 बार. अगर 3 बार है तो 3 बार डिफरेंशियल. तो अब मैं आपको दूसरा वाला बताता हूँ. क्वेश्चन देखें अच्छा कौन सा है. ऑपरेटर में लिख दूंगा मैं डायरेक्ट. डी क्यूब माइनस 3d डी क्यूब नहीं डी स्क्वायर. थोड़ा बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन छोटा लिखते हैं. डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इक्वल टू ई रेस्ट टू दी पावर एक्स. अभी हम इसका फैक्टर करके आए थे सबसे पहले क्वेश्चन में. तो सबसे पहले इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0. इसका मतलब इसके फैक्टर हो गए d माइनस 1 एंड d माइनस 2 इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज d इक्वल्स टू प्लस 1 प्लस 2. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज c1 e रेस्ट टू द पावर x प्लस c2 e रेस्ट टू द पावर 2x. दिस इज इक्वेशन नंबर 2 डाल लो. इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लो. नाउ पी
पी आई दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू द पावर ए एक्स, ये होता था। हियर ए इक्वल टू 1, तो यहाँ डी को मुझे 1 से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो देखिए पहले में केस फेलियर आ गया, डी माइनस टू ई रेस टू द पावर क्या चीज़ है यहाँ एक्स, ठीक है। और अब मैं अगर यहाँ लिखता हूँ तो डिफरेंशियल करने में अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसके फैक्टर नहीं करके आप डायरेक्टली ये वैल्यू भी रख सकते हो, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। देखिए डी को अगर 1 से रिप्लेस करेंगे तो 1 माइनस 3 प्लस 2, इसका मतलब दिस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 हो गया ना, एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 का मतलब है यहाँ पर आपका केस जो है वो फेलियर हो गया। केस फेलियर होने से अब आपको क्या करना पड़ेगा, केस फेलियर में हमने क्या पढ़ा था, 1 अपॉन एफ ऑफ डी ई रेस टू द पावर ए एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स फैक्टोरियल 1 ई रेस टू द पावर ए एक्स अपॉन डी बाय ये एफ ऑफ डी, ये हमने पढ़ा था, ठीक है। तो इसका मतलब मुझे इसको डिफ्रेंशिएट करना है पहली बार विद रिस्पेक्ट टू डी, यही तो पार्ट निकल के आएगा इससे। तो मैं इसको चलिए डिफ्रेंशिएट करता हूँ, डी बाय डी ऑफ डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, इसको करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 2d माइनस 3, ठीक है। तो ये तो x और फैक्टोरियल 1 यहाँ रह गया, और ये मेरे पास क्या हो गया 1 अपॉन 2d माइनस 3 ई रेस टू द पावर x। अब ई रेस टू द पावर x का मतलब है मुझे d की वैल्यू 1 रखनी है, तो मैं 1 रखूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 1 रखूँगा तो ये मेरे पास आ जाएगा माइनस ई रेस टू द पावर x, ये 2 माइनस 3 माइनस x हो जाएगा। इसका मतलब मेरे पास ये आ गया x ई रेस टू द पावर x फैक्टोरियल 1 तो 1 ही है। दिस इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मेरे पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आ गया, कंप्लीट सॉल्यूशन मतलब इक्वेशन 2 प्लस 3 यानी c1 ई रेस टू द पावर x, कंप्लीट सॉल्यूशन ये हो गया c2 ई रेस टू द पावर 2x माइनस x ई रेस टू द पावर x। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन एंड हियर दिस इज द pi विदाउट एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है। अब ये तो था कि जब मेरे पास एक बार ही केस फेलियर हुआ। अब मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें केस फेलियर मोर देन 1 टाइम हो, तो हमें पता हो कि यहाँ पर हमारे पास एक बार डिफरेंशियल के बाद ये आता है, दूसरी बार में क्या आएगा और कितनी बार केस फेलियर हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें कितनी बार इसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। और हमें जब तक डिफरेंशिएट करना है जब तक कि हमारा एफ ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0 वाली पोजीशन में नहीं आ जाए, ठीक है। तो हमें डिफरेंशिएट कहाँ तक करना है इसका भी ध्यान होना चाहिए। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो ये है थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। डी क्यूब माइनस ये प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 दिखने में बड़ा है लेकिन ये मुझे डायरेक्टली होल क्यूब लग रहा है, ये है, ठीक है। हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इक्वल टू 0। ये किसका हो गया d प्लस 1 का होल क्यूब, d प्लस 1 का होल क्यूब इक्वल टू 0। यह हुआ ना डी क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 इक्वल टू 0, d प्लस 1 का होल क्यूब हो गया, ठीक है। तो यहाँ से d की वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है, d इक्वल टू -1 3 बार आएगी, रिपीटेड हो गई। रिपीटेड रूट्स में हम CF कैसे लिखते थे जरा याद कीजिए, C1 प्लस C2x, दूसरा रूट मेरे पास तीसरा रूट होगा तो C3x स्क्वायर और e रेस टू द पावर मेरे पास आ जाएगा -x। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 लिख दीजिए आप। ये तो मेरे पास CF हो गया। नाउ फाइंड नाउ PI इक्वल टू कितना था, f ऑफ d का मतलब हो गया d क्यूब प्लस 3d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 1 ई रेस टू द पावर -x। देखिए यहाँ से भी आपको पता लग जाएगा कि कितनी बार केस फेलियर हो रहा है। यहाँ पर देखो d को मैं अगर 1 टाइम करूँगा, सपोज कीजिए d को मैंने अगर 1 टाइम यहाँ पर -1 से किया तो f ऑफ a 0 हो गया।
लेकिन ये 3 है तो 3 बार ये केस रिपीट होगा, क्योंकि जब मैं इसे पहली बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो ये आ जाएगा d+1 की पावर 2 और d का हो जाएगा 1। ठीक है, फिर वापस रखूँगा, फिर केस फेलियर हो रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा 3 2 जा 6। ठीक है, और d+1 अगेन d = -1 रखूँगा, फिर केस फेलियर। ठीक है, लास्ट जब मैं करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, d = 1। बस ये मेरा लास्ट खत्म हो जाएगा, क्योंकि d अब खत्म हो गया। तो अब यहाँ से मुझे दिख रहा है कि मेरे पास यहाँ 3 बार केस फेलियर हो रहा है, लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ पर जब मैं यहाँ लगाऊंगा -1 का क्यूब, d = -1 रख रहा है ना, तो -1 का क्यूब +3 ऑफ d, -1 का 1 ही हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस का 3 हो जाएगा और ये प्लस का 1, तो ये 4 देखिए e⁻⁻x। यहाँ से ये आ रहा है मेरा f(a) = 0। हो गया केस फेलियर। और जैसे ही केस फेलियर होगा आपके पास, आपको सीधा मूव करना पड़ेगा x⁻1, और मुझे अब इसको पहली बार डिफ्रेंशिएट करना है, यानी मैं इधर रफ में निकाल के रख लेता हूँ d बाय D ऑफ क्या करना है, d³ + 3d² + 3d + 1 को मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। ये हो जाएगा 3d² + 6d + 3। ठीक है, फिर मुझे वापस से सेकंड टाइम इसे डिफ्रेंशिएट करना है d², यानी किसको, इसी को ही, यानी मैं वापस से d/dx ऑफ ये कर दूं तो ये कितना आ जाएगा 6d + 6। ठीक है, इसी को मैं वापस कर दूं, दिस इज इक्वल टू 6। मैंने इधर निकाल के रफ में रख रखा है। अब मेरे पास क्या आता है, देखिए पहली बार मैंने किया था मेरे पास क्या आ गया, 3d² + 6d + का 3 e⁻⁻x। अगेन a को मैंने क्या रखा है, -1 से रिप्लेस किया। -1 से जैसे ही रिप्लेस करता हूँ तो ये तो प्लस का 3 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया, प्लस का 3 हो गया, e⁻⁻x x⁻1। अगेन f(a) जो है वो 0 हो गया, यानी अगेन केस फेलियर हो गया। तो मुझे वापस क्या करना पड़ेगा, x²⁻2, और यहाँ मुझे कौन सा वाला करना पड़ेगा, सेकंड वाला। सेकंड वाला मेरे पास क्या है, 1/6d + 6 e⁻⁻x। d इज अगेन रिप्लेस बाय -1। -1 करूँगा तो कितना हो जाएगा, -6 + 6 e⁻⁻x x²⁻2। अगेन f(a) = 0, यानी केस फिर फेलियर हो गया, फिर से केस फेलियर हो गया। तो अब मुझे लास्ट एंड फाइनल जो है वो मेरे पास आ जाएगा, थर्ड वाले में मेरे पास क्या आ रहा है, ओनली 6, ओनली मेरे पास आ रहा है 6 यहाँ पर। तो ये मेरा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल के आ जाएगा। दिस इज ओनली 6, ओनली 6। तो ये आपके पास हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन इज CF + PI। CF आपके पास क्या निकाला था, ये रहा CF, C1 + C2x + C3x² e⁻⁻x + 1/6 e⁻⁻x, और इसके पहले बाहर और क्या था, ये और ⁻3, शायद ये और था, तो ये आ जाएगा x³ और ⁻3। ये आपके पास टोटल आएगा। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, जब हमारे पास q जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में रखा हुआ हो, यानी sin x में हो या cos x में हो, वो वाले हम उसके बारे में